अच्छा भोजन करने के बाद मैं अक्सर मानवतावादी हो जाता हूं। अपना पेट भरकर मानवतावादी होने में सुविधा भी है। दूसरों के घर भोजन करने के बाद तो बड़े ऊंचे ऊंचे और पवित्र विचार मेरे मन में आते हैं। कुछ लोग भूखे होते हैं तब ऊंचा चिंतन होता है। तपस्वी को पेट भरने पर बदमाशी सूझती है और खाली पेट दर्शन। लेकिन मेरी प्रकृति तपस्वियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मैं जब भूखा होता हूं तब चाट की दुकान से आगे चिंतन बढ़ता ही नहीं है। खैर, इतना निश्चित है कि विचार पेट से ही पैदा होते हैं, वो भरा हो चाहे खाली। मुख्य बात है अपने पेट को पहचानना, वरना भूल हो सकती है। अच्छा, मेरे एक गांधीवादी मित्र कांग्रेस की शुद्धि के लिए साल में 1-2 बार उपवास कर ही डालते हैं, और हर उपवास के बाद कांग्रेस की हालत और ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। वे गुस्से में आकर अगली बार 10 की जगह 15 दिन का उपवास कर डालते हैं और कांग्रेस की हालत 1.5 गुनी ज्यादा खराब हो जाती है। यह बात और है कि यह व्यंग्य जो है वो करीबन 40-50 साल पुराना है, और कांग्रेस अब इस हालत में नहीं है कि उसकी हालत बिगड़े या बने। खैर, मेरे समझाने से उन्होंने ये सिलसिला बंद कर दिया तो उधर कांग्रेस की हालत भी कुछ सुधरी थी। मैंने उनसे कहा, देखिए, उपवास से सुधार का जमाना अब गया। अब जो है खाने से सुधार होता है। 1 महीने किसी दूसरे का खाकर देखिए आप कि संस्था में कैसी वृद्धि होती है। उन्होंने कहा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हरामखोरी से अब तरक्की होती है? मैंने कहा, शब्दों के प्रयोग के बारे में मैं बहुत सावधान रहता हूं। उपवास का कोई ठिकाना थोड़े है। क्या पता सोमवार की शाम को उपवास रखकर सारा देश अच्छा सोचता है कि बुरा। सवेरे सामने झोपड़ी की एक स्त्री अपने लड़के को इसलिए मार रही थी क्योंकि वो रोटी मांगता था। लड़के ने विचार किया कि भूख में ज्यादा कष्ट है या मार में। उसने तय किया कि मार में ज्यादा कष्ट है। वो भूख को अपने साथ लेकर अपनी ही मां को गालियां देता हुआ वहां से भाग गया। अरे, मैं तो आपको यह बताना भूल ही जा रहा हूं कि कैसे अच्छे अच्छे विचार मेरे मन में आ रहे थे। तो हुआ यूं कि मेरे एक दोस्त की शादी की दावत थी। मैंने उन्हें बधाई दी कि भाई शाबाश, तुमने तो वो कर दिखाया जो हमसे नहीं बना। फिर वहीं भोजन वगैरह हुआ। आजकल किसी के घर में भोजन करने में वही सुख मिलता है जो अनाज की स्मगलिंग में। खिलाने वाले को भी लगता है कि मेरे घर सरासर चोरी हो रही है। तो खाकर लौटा साहब और लेट गया। मन में महीनों से रुके ऊंचे ऊंचे विचार उमड़ने गुमड़ने लगे। सोचा, दुनिया का भला मैं किस तरह कर दूं। चाहता हूं कि सब सुखी रहें, सारे पति पत्नी सुखी हों, परस्पर विश्वास बना रहे, किसी के 2 से ज्यादा बच्चे न हों। इन्हीं ऊंचे संकल्पों में डूबा हुआ था कि एक शरीफ आदमी आ गए। अच्छा, जो लेखक नौकरी नहीं करता वो ऐसी गाय होता है जिसे कोई भी पकड़कर दू सकता है। मैं समझ गया कि इन सज्जन को चाय के लिए दूध की जरूरत है, इसलिए स्तन झंझोड़ने आए हैं। उनके हाथ में एक पाठ्य पुस्तक थी। कहने लगे, परसाई साहब, थोड़ी सी तकलीफ दूंगा आपको। इसमें से कबीर दास के पदों का अर्थ समझा दीजिए। मैंने कहा, आप किसी इम्तिहान में बैठ रहे हैं? वे बोले, जी नहीं, वो वाइफ बैठ रही हैं। मैंने कहा, लेकिन अर्थ तो आप समझ रहे हैं? उन्होंने कहा, अजी मैं समझ लूंगा ना, और फिर मैं उन्हें जाकर अर्थ समझा दूंगा। मैंने कहा, पर वो ही क्यों नहीं समझ लेती? वो चुप हो गए। मैंने मनी मन सोचा, ये या तो मुझे लंपट समझता है या अपनी पत्नी को कुलटा। इसे डर है कि कबीर समझाते समझाते मैं विद्यापति न समझाने लगूं। मैंने कहा, देखिए साहब,
आप साहित्य के विद्यार्थी कभी रहे नहीं। ठीक कह रहा हूं? अब मैं जो समझाऊंगा उसका 50% आपके पास रह सकेगा, उसमें से आप 25% अपनी पत्नी को दे पाएंगे, मगर पास होने के लिए तो 33% चाहिए। यानी आपके अर्थ समझने से तो वे फेल हो जाएंगी। उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं, उन्हें ही समझना चाहिए। अच्छा, अब कबीर पर तो वो राजी हो गए। मैंने धीरे से कहा कि इसमें तो विद्यापति जी भी हैं। वे सावधान थे, तपाक से बोले, नहीं नहीं नहीं, उसे जाने दीजिए, वो तो अश्लील हैं। मैं समझ गया। मैंने मन में कहा, तू क्या कबीर को भला आदमी समझता है बेटा? अगर कबीर ढंग से कोई समझ ले तो विद्यापति से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मन भूला फूला फिरे जगत से कैसा नाता रे। अगर तेरी पत्नी ठीक से समझ जाए तो तेरी गृहस्थी टूट जाए, गृहस्थी। एक आचार्य थे, हमें हिंदी काव्य पढ़ाते थे। उन्हें भी अश्लीलता का बहुत डर था। जहां भी सुंदर काव्य पंक्तियां आ जाती, वे मुंह बनाकर बोलते, छोड़ दो, अश्लील हैं। और वे लड़कियों को अलग से वो अंश समझाने के लिए हमेशा तत्पर रहते। कुछ लोगों के लिए हर सुंदरता अश्लीलता है। जो कुरूप है वही उनके लिए पवित्र है। कुरूपता के सिवाय पवित्रता की कल्पना उनसे होती नहीं है। मुझे एक घटना और याद आ रही है। तब हम वसुधा निकालते थे। एक दिन एक सज्जन कुछ कविताएं लेकर आए, मुझे दिखाई। मैंने पूछा, आपने लिखी हैं? वे बोले, नहीं, वाइफ ने लिखी हैं, जरा देख लीजिए। मैंने देख ली, कहा ठीक है। वे बोले, तो पत्रिका में छाप दीजिए। मैंने कहा, छापी नहीं जा सकती। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, कमजोर हैं। वे बोले, तो जो खराबी है मुझे बता दीजिए, जो सुधार आप बताएंगे मैं उनको बता दूंगा, वो सुधार कर लेंगी। मैंने कहा, ये कविता है साहब, गणित तो है नहीं कि मैं सवाल हल करने की रीति आपको बता दूं और उत्तर निकाल दूं, आप समझ लें। इसे तो जो लिखता है वही समझ सकता है। वे फिर से आग्रह करने लगे। मैंने कहा, देखिए, मैं उन्हीं को बता दूंगा। वे परेशान हो गए, बोले, वे कैसे आएंगी? मैंने पूछा, क्यों? उनका जवाब था, बात दरअसल ये है कि वो जरा वाइफ है ना। चकराने की बारी मेरी थी। वो जरा वाइफ है ना। मैंने सोचा, इसकी पत्नी बीमार होती होगी और डॉक्टर आता होगा तो ये स्टेथोस्कोप अपने सीने पर लगवाता होगा। डॉक्टर कहता होगा, मगर बीमार तो वो हैं। ये कहता होगा, हाँ लेकिन मेरी ही जांच कर लीजिए, वो जरा वाइफ है ना। डॉक्टर कहता होगा कि इनकी जीभ भी देखनी है, और ये जीभ निकाल देता होगा, मेरी ही जीभ देख लीजिए, वो जरा वाइफ है ना। मैंने उनसे कहा, देखो भाई, ये कविता यहां से ले जाओ और पतिव्रताओं को इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी सचमुच मुश्किल में पड़ गया है। दरवाजे खुल गए हैं, सामने बहुत से रास्ते दिखाई देने लगे हैं। इन पर बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं भी जाग उठती हैं, मगर इन पर बढ़ें कैसे, ये कठिन सवाल है। स्त्री को आगे बढ़ाने वाले कुछ अति उत्साही लोगों से मेरा परिचय है। इन सबकी परेशानी मैं समझता हूं और सहानुभूति भी रखता हूं। आगे बढ़ी हुई स्त्री के पति कहलाने का गौरव बहुत ही स्वस्थ और जायज है, मगर वो बढ़े कैसे? कुछ लोग उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे पीठ पर लादकर आगे ले जाकर रख देना चाहते हैं कि जब पट्टी खुले तो कहने लगे कि वाह वाह वाह, हम तो कितने आगे बढ़ आए। वैसे ये
तरीका कोई बुरा नहीं है, सिर्फ यही है कि आदमी को जिंदगी भर कुली का काम करते रहना पड़ेगा। जानता हूं ऐसी बातें नाराजगी पैदा कर देती हैं। अब पिछले दिनों कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए। एक सांस्कृतिक संस्था का वार्षिकोत्सव था, उसमें मैं गया हुआ था। संगीत और नाटक हुआ। बाद में संस्था के लोगों के साथ चाय पीते हुए मैंने पूछा कि आप लोग साल में कितने नाटक खेल लेते हैं। वे लोग कहने लगे कि अरे ज़्यादा नहीं हो पाते परसाई साहब, बात दरअसल ये है कि पाठ करने के लिए स्त्रियां मिलने में बहुत कठिनाई होती है। मैंने कहा तो आप अपनी पत्नी को स्टेज पर ले आइए ना। आप लोगों की पत्नियां अगर नाटक में काम करने लगेंगी तो दूसरों की भी आ जाएंगी। आप मुझे बताइए, आप में से कितनों की पत्नी स्टेज पर आती है? किसी की भी नहीं। मैंने कहा कि हमारी मुश्किल यही तो है कि हम हमेशा दूसरे की बीवी की खोज करते रहते हैं। दूसरे की स्टेज पर आ जाए, अपनी ना आए, और दूसरे की नहीं आती तो कहते हैं कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। हम पिछड़े हुए नहीं हैं जिन्होंने अपनी पत्नी का मुरब्बा बना के घर में रखा हुआ है। वो लोग नाराज हो गए। यूं ऊपर से कह रहे थे कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर उनकी आंखें वहीं कह रही थी। वो कैसे आएंगी? वो जरा वाइफ है ना।